कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। एक्चुअली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मीन्स दोज property which depends upon number of solute particles। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की बात की जा रही है, मतलब क्वांटिटी न कि क्वालिटी। तो हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट, न कि चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं होगा, इसके मास से, इसके साइज से, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इनके नंबर से मतलब है। सो ऐसी प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी जो इस पर डिपेंड करते हो, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करते हो, उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम ग्लूकोज ले लें, और सेकंड में मान लेते हैं कि हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया और दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को तैयार किया। सो फ्रेंड्स, जब एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो ग्लूकोज अपने स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और ये ग्लूकोज पार्टिकल भी रहेगा, लेकिन जो NaCl है यह आयनिक कंपाउंड है, इसलिए आयनाइज हो जाएगा और आयनाइज होकर के एनायन और कैटायन में ब्रेक करेगा, Na+ और Cl- में ब्रेक करेगा। अगर हम सपोज करें कि हमने कितना ग्लूकोज लिया है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लिया है और हमने 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया है। सो एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ पे जो ग्लूकोज मिलेगा हमको, सॉल्यूशन के अंदर का ग्लूकोज मिलेगा, वह जो है 1 मोल ही रहेगा, और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सोडियम आयन का 1 मोल मिलेगा प्लस क्लोराइड का भी 1 मोल मिलेगा। इस तरह से अगर हम एवोगैड्रो कांस्टेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 1 मोल मतलब कि 6.022 10⁻23 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन यहाँ पे 6.022 10⁻23 सोडियम के आयंस और 6.022 10⁻23 क्लोराइड के आयंस होंगे। इस तरह से ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं उस पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, 1 2 3, इसमें हमने क्या ले लिया, इसमें हमने लिया प्योर सॉल्वेंट वाटर, जैसे कि वाटर। इसमें क्या लिया भाई, वाटर प्लस शुगर ले लिया, चलो शुगर ले लेते हैं। इसमें ले लिया वाटर प्लस NaCl, एक और ले लेते हैं, और इसमें क्या ले लिया, वाटर प्लस K2SO4 ले लिया, और वाटर कितना लिया है, 1 kg वाटर इसमें भी 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 है, और यहाँ पे केवल 1 kg वाटर है,
इस केस में जो शुगर है वो 1 m है, मतलब 1 मोल शुगर लिया है। मोलर मास ऑफ शुगर के बराबर उतने ग्राम में हमने क्या लिया, शुगर लिया। इसमें हमने 1 मोल NaCl लिया और इसमें हमने 1 मोल K2SO4 लिया। सो फ्रेंड्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे तो केवल वाटर है, सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगी। और यहाँ पे 1 kg ऑफ वाटर होगा, साथ ही साथ इसमें 1 मोल शुगर भी है प्रेजेंट, तो रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर वाटर 1 kg के साथ साथ 1 मोल NaCl लिया, तो 1 मोल NaCl ये आयनाइन होंगे और आयनाइन होकर के क्या बनाएंगे, Na+ और Cl- बनाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे K2SO4 2K+ और SO4 2- में ब्रेक करेगा। इस तरह से जो नंबर ऑफ आयंस है, यहाँ पे आप देखो 3 आयंस है, यहाँ पे 2 आयंस है और यहाँ पे 1 आयंस है। एंड इस तरह से नंबर ऑफ आयंस वेरी कर रहे हैं, जबकि अमाउंट हमने कितना लिया है, 1 मोल ही लिया है। सो वो प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करे, डिफरेंस हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। और अगर नंबर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स ये अगर बदलते हैं तो प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बदलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमको ये जानना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। सो हमारे पास 4 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सो फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड, एलिवेशन in boiling point. Third, freezing point depression। और जो फोर्थ है वो है ऑस्मोसिस। इस तरह से ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इस तरह से हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो किस पे क्या कहलाती हैं, इनको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, ये चारों पॉइंट्स, ये दीज आर 4 पॉइंट्स। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अभी हम लोग वेपर प्रेशर पर डिस्कशन करेंगे। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन बॉइलिंग पॉइंट पर भी करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट पर, और ऑस्मोसिस। सो ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, न कि उनकी अमाउंट पे, उनके नेचर पे, उनके स्वभाव पे। इस पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये डिपेंड किस पे करती है, इनके नंबर्स पे डिपेंड करती है, कितने पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल है K4 FeCN6, तो यह एक ऐसा साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, जो 4K+ और FeCN6 4- इसमें ब्रेक करेगा। तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें, देयर आर 4 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। इस तरह से ऐसे प्रॉपर्टी है जो नंबर्स पर डिपेंड करते हैं। सो पहला हम लोग देखते हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, सो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो क्या है,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले डिस्कस कर लें कि ये वेपर प्रेशर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने सपोज करिए कि ये कोई बीकर है और इस बीकर में ये सॉल्वेंट है और मान लीजिए सॉल्वेंट अपना क्या है, वाटर है। तो इसमें से क्या होता है कि हमेशा इसके जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर हमेशा इससे आउट होते रहते हैं, लिक्विड के सरफेस को छोड़ करके वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या करें, इसको कवर कर दीजिए और अगर आप कवर कर देंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वाटर के ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर आ जाएंगे, इस कवर के ऊपर या इस लिड के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। तो ड्रॉपलेट कहाँ से है, इसी सॉल्वेंट से है जो वेपराइज होकर के वेपर बन के ऊपर गए थे और यहाँ पे कंडेंस हो गए। सो एक प्रेशर जनरेट होता है इस वेपर्स के थ्रू, कहाँ पे, लिक्विड के सरफेस पर, जिससे कि ये लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। इसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जहां पे जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा वहां पर उतना ही ज्यादा वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा। मतलब ये कि मोर वेपर प्रेशर या कहें वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा। और वेपोराइजेशन अर्थात प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टेम्परेचर के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की। सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इसी सॉल्वेंट में अगर हम थोड़ा सा कोई सल्यूट पार्टिकल ऐड कर दें, सॉल्वेंट सपोज करिए कि 1 kg इस केस में भी है, 1 kg सॉल्वेंट लिया है, लेकिन इसमें और क्या ऐड किया हमने, कोई नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किया। तो जब नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर दिया तो क्या हुआ होगा, सपोज करिए लिक्विड का सरफेस है तो नॉन वोलाटाइल सल्यूट भी इसके अंदर डिसॉल्व हो गए। ये नॉन वोलाटाइल सल्यूट है और इनके पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस पर भी आ जाते हैं। इस तरह से जो लिक्विड का सरफेस है वो रिड्यूस हो जाता है और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कैसे वेपर प्रेशर हम कह रहे हैं डिक्रीज होता है, क्योंकि रेट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीज है, जो सरफेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए वेपराइजेशन का रेट भी कम हो जाएगा और कम वेपर बनेंगे। इस तरह से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है और वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने को ही हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो सपोज करिए कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, देखिए एक चीज ध्यान देना है, हमेशा सॉल्वेंट के केस को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और या तो फिर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे और सल्यूट को हमेशा हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करेंगे या तो फिर बी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल बी से। और अगर सॉल्वेंट प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है, उस केस में हम इसको प्रेशर को लिख रहे हैं तो P नॉट ऐसे लिखेंगे कि प्रेशर है तो P नॉट। तो कभी भी अगर प्योर कंडीशन है तो इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग नॉट रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो इंडिकेट करता है प्योर होने के लिए। सो अब आप यह देखिए कि वेपर प्रेशर जो है इस केस में कितना था। हम अगर ये सपोज करें कि क्योंकि ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, P नॉट होगा, ठीक है।
और ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या रिप्रेजेंट करें, PS से रिप्रेजेंट करें। सो हम क्या लिख सकते हैं, या इसको केवल P रहने दें तो भी सही है, P1 भी कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि अधिक वैल्यू इस P का है। तो हम ये लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हायर में से लोअर को माइनस किया, ये हायर है वेपर प्रेशर, ये लोअर वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे वेपराइजेशन का रेट कम हो रहा है। और इसको अगर हम डिवाइड कर दिया हमने प्योर वाले से या हायर वाले से, मीन्स कि P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट। सो इसी को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग कहेंगे। और यह रिलेटिव लोअरिंग किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है या किसके इक्वल जा रहा है, जितना हमने इसमें सॉल्यूट ऐड किया है। जितनी ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे सॉल्यूशन को, जितना ही आप कंडेंस करते चले जाएंगे, डेंसिटी बढ़ती जाएगी सॉल्यूशन की, उतना ही वेपर प्रेशर घटता जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह एक कैसा प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो जितना हम लोग ऐड करते जाएंगे पार्टिकल्स, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे और वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा डिक्रीज होता जाएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे 1 kg वाटर लिया है और इसमें हमने ग्लूकोज ऐड किया है, तो क्योंकि यह ग्लूकोज जो है ग्लूकोज के फॉर्म में रह जाएगा, और यहाँ पे जो NaCl है ये Na प्लस और Cl माइनस है। इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जब बढ़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर यहाँ डिक्रीज होगा। इसका मतलब यह है कि 1 और अगर यह 2 है तो वेपर प्रेशर ऑफ 1 इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ 2। इस तरह से अगर हम इसको लिखें P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग है। P1 नॉट क्या है, यह वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। और डिवाइड किया P1 नॉट से तो रिलेटिव निकल गया। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे हमने क्या ऐड किया, ग्लूकोज ऐड किया, या हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया, या K2SO4 ऐड कर दिया, या कोई और साल्ट ऐड कर दिया, तो ये इसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है कि इसमें से कितने आयंस ब्रेक हो रहे हैं। सो इसका मतलब सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट का केस हमेशा 2 से रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो x 2 के इक्वल होगा, जहां पर x क्या है, x है मोल फ्रैक्शन, और 2 लगा दिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 इक्वल दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो आप जानते हो x2 इक्वल क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। फ्रेंड्स, हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के तरीके, इन सब पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है पिछले वीडियोज में। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप अपने YouTube से केम क्लास RK शर्मा टाइप करके सर्च कर सकते हैं, वहां पे हमने कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया है। सो यहाँ से हम लोगों ने ये ले लिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल टू दी N2 बाई N1 प्लस N2, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है। सो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होने का मतलब यह है कि उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो काफी कम अमाउंट में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी
प्रेजेंस N1 के कंपैरिजन में बहुत लेसर है, मींस N2 is very lesser than N1, so we can write here P1 naught minus P1 divided by P1 naught equal to the N2 by N1। तो N क्या है और N1 N2 तो आप जान रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। सो यहां से हम लोग इसको लिखें कि N इक्वल टू दी W बाई M। W क्या है, मास है, और M क्या है, मोलर मास है। सो N2 के लिए क्या लिखेंगे, W2 बाई M2, और 2 क्या है, 2 है सॉल्यूट के लिए। सो इसका मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और फिर N1 के लिए क्या लिखेंगे, W1 बाई M1, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का, तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे कि P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल्स, अब यहां पे हमने W2 डिवाइडेड बाई M2 ऑब्लिक W1 और M1 लिख करके जब हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, W2 बाई, इससे लेंगे तो क्या हो जाएगा, M2 इंटू ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 बाई W1। इस तरह से ये रहा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इस केस को हमको स्टडी करना पड़ेगा, और यहाँ से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। एग्जाम में समटाइम मोलर मास सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिप्लोर, या इनमें से कोई एक पूछ सकता है, बाकी को क्लियर करके। इस तरह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्लियर होता है। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसको आप जरूर ध्यान रखें कि जैसे ग्लूकोज है, तो जब ग्लूकोज को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो केवल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूटते हैं, लेकिन अगर हम लोग शुगर को या सुक्रोज को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक करेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन और है कि मीडियम क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। अगर एसिडिक मीडियम नहीं है तो वहाँ पे यह चेंज नहीं होगा। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में या किसी प्रॉब्लम में शुगर का नाम दिया है और मीडियम एसिडिक बता दिया है, तो आप इस तरह से केस को स्टडी करिएगा कि वहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक कर रहा है। लेकिन अगर NaCl दिया हुआ है, K2SO4 दिया है, या फिर K4 FeCN6 दिया हुआ है, या ऐसे कोई और एग्जांपल दिए हुए हैं, तो उन सब केस में जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है उसको हिसाब से कंट्रोल करके उसको ध्यान रखते हुए हमें करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो उस पे आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पे। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको देखने चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आज 11 मई है और जब ये वीडियो शूट हो रहा है 2020 का, जब ये वीडियो शूट हो रहा है तब भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है, और यह महामारी कोरोना या कोविड-19 के नाम से जानी जा रही है। इसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसकी भयावहता आज की डेट में इतनी समझ में आ रही है, भविष्य में हो सकता है आने वाले समय में इसका इलाज मिल जाए, लेकिन आज की डेट में यह इतना भयानक हो चुका है कि पूरी इंडिया में 2109 पीपल
इसके बीमारी से कोविड-19 की वजह से डेथ कर चुके हैं और यह बीमारी एक बहुत बड़ी महामारी को रूप भर गई है। सो हम उम्मीद करते हैं कि जब फ्यूचर में हमारा ये वीडियो देखा जाए तो आज की सिचुएशन को आप समझें कि कैसा सिचुएशन रहा होगा। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर एलिवेशन, तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है रेज करना, बढ़ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह रेज कर जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जब इसमें हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। किसमें? सॉल्वेंट में। जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड कर देते हैं, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी को हम लोग एबुलियोस्कोपी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी को हम देखने चल रहे हैं और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वह देखेंगे। यह एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम लोग वाटर की बात करें तो जो अपना वाटर है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है? 373.15 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कितने पर? 1 बार प्रेशर पे, कहिए 1 बार 1 एटीएम पे। या इस वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, तो जब हम सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वह इस पॉइंट से, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जब भी होगा ग्रेटर होगा। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जब भी होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हमने ऐड किया। तो जब हमने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका क्या हुआ? रेज किया। सो अब एक चीज हमें ये जानना है कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो पहले इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आपने 11th में पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि वह टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, सो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस सिचुएशन या इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि यह लिक्विड जो है बॉयल कर रहा है, क्योंकि उसी समय पर लिक्विड बॉयल करने लगता है। तो जो वेपर प्रेशर होता है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, जैसा आप डिस्कस कर चुके हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर क्या होता है? रेज करता है। जो प्योर वाटर हम लेते हैं, वाटर में लेते हैं प्योर कंडीशन में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री को बॉयल कर देगा। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को अगर हम बॉयल कर दें तो उस समय जो वेपर प्रेशर होंगे वह जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे, कब? 100। लेकिन अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो वह कितने पर होंगे? थोड़ा देर और बाद होंगे। मतलब टेम्परेचर को 100 से थोड़ा और अधिक वार्म करना पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू देखें तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए एक्सिस बना लिया, ये दो एक्सिस बन गए। मान लिया कि यह क्या है? यह वेपर प्रेशर है और इस एक्सिस पर क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर की तरफ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे 0। और यह क्या है? यह जो है वेपर प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, और यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार के बराबर है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे 1 atm कहते हैं, इतने के इक्वल है। यह एक ऐसा ग्राफ है यहाँ पे, यह किसका है, यह सॉल्वेंट का है, यह केस सॉल्वेंट का है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब भी होगा उसी फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सपोज करिए कि ये टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर पे जब सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर कितना था, इतना था, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना है, इतना ही, मतलब कम है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते यह वह पॉइंट है जिस पर हमारा सॉल्वेंट क्या किया है, इस टेम्परेचर पर हमारा सॉल्वेंट बॉयल कर रहा है। ठीक है, तो यह कितना होगा, ये इतना होगा, कितना 373.15 केल्विन, अगर ये वाटर है तब। और ये सॉल्यूशन जो है इस पॉइंट पे जाके बॉयल कर रहा है, इस पर। क्योंकि प्योर कंडीशन में सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे TB, B फॉर बॉइलिंग, T फॉर टेम्परेचर, TB नॉट, और ये क्या है, और ये क्या है TB। तो TB क्या है भाई, TB नॉट इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो डिफरेंस है TB और TB नॉट में, यह क्या है, डेल्टा TB। तो यहां से डेल्टा TB इक्वल टू दी TB माइनस TB नॉट, TB माइनस TB नॉट इक्वल टू दी डेल्टा T। सो ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। और अगर हम कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, मतलब डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, मोलैलिटी के। और मोलैलिटी का केस आप इसे जानते हैं, अब इसको आप चेंज करो, TB इक्वल टू दी KB स्मॉल m। यहां पे KB क्या है, KB को हम कहते हैं, यहां पे लिखते हैं KB इक्वल टू दी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और जैसा कि इसको कहते हैं एबिलियोस्कोपी, सो KB को भी हम लोग एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां से हमको मिल गया डेल्टा TB इक्वल टू दी KB स्मॉल m, और स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी है। आप स्मॉल m को अच्छे से जानते हो, स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, पीछे के क्लास में मैंने बताया है आपको, स्मॉल m इक्वल टू होता है 1000 W2
m2 इंटू W1। ये आप पीछे के वीडियो क्लास में देखे होंगे, वहां से आप देख लीजिएगा इसको कि m मीन्स मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू दी 1000 into W2 अपॉन m2 into W1। ये पीछे आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। एक्चुअली मोलैलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, सो वहां से इसको निकाला गया है। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, डेल्टा Pb इक्वल टू दी Kb इंटू 1000 W2 अपॉन M2 और W1। इस तरह से फॉर्मूला भी किया। तो आप चाहें तो यहां से क्या निकालना है, M2 भी निकालना है। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kb 1000 W2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T W1, इस तरह से मिल जाएगा। सो यहाँ पे W2 क्या है, W2 क्या है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि 2 का केस हमेशा सॉल्यूट के लिए और 1 का केस हमेशा सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये इस फार्मूले का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास पता कर लेते हैं, और जब मोलर मास पता हो जाएगा तो सॉल्यूट और उसका नेचर भी पता चल जाएगा। इस तरह से, इसलिए इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। कब इंक्रीज होती है, जब उसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। सो यह प्रॉपर्टी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सो ये रहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट। अगला हम लोग देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो देखते हैं